ओके, सो वेलकम यू ऑल। आप सभी का इंजीनियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग जो इंजीनियर सक्सेस की जो फैकल्टी टीम है, इंटायर फैकल्टी टीम, हम आप लोगों के सामने कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का। मैं इस सेशन के अंदर आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो जो भी आपके एग्जाम दोगे आप, जो अभी आपके अपकमिंग एग्जाम है, चाहे एई का हो चाहे आपके जेई का हो, किसी भी स्टेट का, आपके उत्तराखंड के साथ साथ आपके रिस्पेक्टिव सारे जो भी आपके एग्जामिनेशन है, उन सभी इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपको एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक जिसको मैं कवर कर रहा हूं, दैट इज दी पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम, इट इज द पार्ट ऑफ दी योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो इंटायर सिलेबस है उसको मैं आपको कवर करके बताऊंगा। तो ब्रीफली मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग सभी लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है और मैं फैकल्टी हूं आपके इंजीनियर सक्सेस देहरादून में। तो कमिंग टू द, मैं इस सब्जेक्ट की कुछ कंटेंट्स के बारे में बताऊं उससे पहले इसकी कुछ बुक्स हैं। आप लोग अगर चाहे तो एक बुक है, दैट इज द यूके श्रीवास्तव। बुक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, यूके श्रीवास्तव, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं अपनी थ्योरी के लिए। यूके श्रीवास्तव के अलावा एक और जो दिमाग में किताब आती है, ये आती है आपकी नीरज कुमार झा की। नीरज कुमार झा की एक बुक आती है सीपीएम, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल पाथ मेथड नाम करके आती है बाय नीरज कुमार। आप इन दोनों में से कोई भी किताब को प्रेफर कर सकते हो, बट बेस्ट आपके लिए पड़ेगी यूके श्रीवास्तव। उसका मेन रीजन ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको इंडियन लैंग्वेज मिल जाएगी। बाकी आपके पास जो नीरज कुमार झा है और एक साउथ इंडियन बुक है, दैट इज सीतारमन। तो सीतारमन जो किताब है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है, और सेम विद द केस ऑफ नीरज कुमार झा। तो बेस्ट बुक है आपके पास यूके श्रीवास्तव, आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी के लिए आप मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे तो सफिशियंट है आपके लिए ये नोट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसके कंटेंट के बारे में आपको डिस्कस कराऊं। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बेसिकली इसमें आप किस चीज को डील करते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब भी आप कभी भी आप एक सिंपल सा चीज देखिए, आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, लेट अस सपोज से आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है, तो भारी भरकम चीज है कि सिविल की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, या मान लो रेलवे का ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा, ये सभी प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये भारी भरकम जो चीज आप सोचते हो प्रोजेक्ट का नाम सुन के, कहने का मतलब यह है कि आपका छोटा सा छोटा काम भी आपका प्रोजेक्ट है। जैसे कि मान लो आप एक्स वाई जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक्स वाई जेड किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में यह रहेगा कि आप उस एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्लियर करो। उसके लिए आपके पास कई सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनको आप बोलते हो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस टूल। अलग अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट जो कि आपके एक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जैसे कि आपको लेट अस सपोज से आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किताबें। आपको एग्जाम टाइमली खत्म करना, 1 साल 1.5 साल 2 साल, इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो टाइम की रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद आपको मैन पावर चाहिए, जैसे कि हम लोग अवेलेबल है। मैं आपको पर सीपीएम के बारे में गाइड कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं लेक्चर्स। तो आपने मुझे अपॉइंट किया एज अ मैन पावर कि मैं आपके प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं उसकी कंप्लीशन के लिए, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद कुछ अमाउंट में आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, जैसे किताबें खरीदोगे, कोचिंग ज्वाइन करोगे, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके लिए आपने मोबाइल खरीदा होगा, आपने इंटरनेट लगवाया होगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने आपको बेसिकली ये 3-4 आइटम बताए कि जो आपको कहीं ना कहीं मोर और लेस आपको हर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैन पावर, मटेरियल, कॉस्ट, टाइम। और इसके अलावा कई बार इक्विपमेंट भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं आपके प्रोजेक्ट में, जैसे कि आपका एग्जांपल बताया था मैंने, मोबाइल।
तो प्रोजेक्ट का ये एक आपका छोटा सा ब्रॉड आइडिया है। नाउ अगर मैं इसके कंटेंट के बारे में बात करूं तो इस पूरे इंटायर सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, तो देखिए एक एक करके देख बता रहा हूं मैं आपको। सो लेट अस सपोज से पहला जो आपका चैप्टर है तो ये आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन। सो मैंने आपको किताबें बता दी हैं, प्रोबेबली किताबें आपने नोट कर ली होंगी ये सारी की सारी। तो यूके श्रीवास्तव या आप नीरज कुमार झा, कोई भी एक किताब को आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड आप चाहे तो हमारे नोट्स जो है उसको फॉलो कीजिए, सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक रहेगा दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसको मैं बाइफरगेट करूंगा, पहले सारे टॉपिक्स लिख दे रहा हूं। सेकंड जो आपका ऑप्शन है या जो सेकंड आपका जो चैप्टर है दैट इज दी प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस। तो यहां पे आप डिस्कस करते हो प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस की। तीसरा जो आपका टॉपिक है दिस इज दी क्रिटिकल पाथ मेथड। सो क्रिटिकल पाथ मेथड पॉपुलरली नोन एज CPM। क्रिटिकल पाथ मेथड के बाद चौथा जो आपके पास इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड दी क्रैशिंग। आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो क्रैशिंग का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 5, ये आपका होगा दैट इज द रिसोर्स स्मूथनिंग। रिसोर्स स्मूथनिंग, कैसे आप अपने रिसोर्सेस को मोर और लेस स्मूथ बनाते हो, इसको आप बोलते हो रिसोर्स स्मूथनिंग। रिसोर्स स्मूथनिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज द 6th नंबर टॉपिक। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है दैट इज द AOA डायग्राम, दैट इज एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम दैट इज AON डायग्राम। तो यहां पे आप डिस्कस करते हो AON डायग्राम की, इसी को कई बार प्रेसिडेंस डायग्राम भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंस डायग्राम। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास निकल के आता है दिस इज रिलेटेड विथ इंजीनियरिंग इकोनॉमी। इंजीनियरिंग इकोनॉमी और लास्ट जो आपके पास टॉपिक बचता है दैट इज दी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो जो भी आपके वेरियस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में यहां पे जो है डिस्कशन चलता है। सो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस है। तो मैं एक बार इसमें छोटा छोटा पॉइंट बताते जा रहा हूं कि चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ब्रीफली मैं इनको सारों को डिस्कस कर ले रहा हूं और कल से आपका जो रहेगा आपका पूरा फुल कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा पार्ट और CPM का। ठीक, तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो इसके कंटेंट के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया ये आपके पास क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन है। नाउ इस बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आप पढ़ते क्या हो देखिए। सो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर नॉर्मली आपको पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग टाइप के चार्ट्स। जैसे कि आपको इसमें सबसे पहले अगर अपन देखें तो प्रोजेक्ट क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड है, जैसे प्लानिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, फिर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में क्या डिफरेंस है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका बेसिक पार्ट है। फिर आप शेड्यूल किस तरीके से करते हो अलग अलग एक्टिविटी के लिए। जैसे मान लो आपको लेट अस सपोज से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट को ऑर्डर में अरेंज करके रखते हो। कहने का मतलब पहले आप सॉइल पढ़ोगे, फिर आप सोम पढ़ोगे, फिर आप एनवायरमेंट पढ़ोगे, फिर आप इरिगेशन पढ़ोगे, फिर इसका ओवरलैप भी आएगा कि मान लो सॉइल चल रही है प्लस ओवरलैप में आपने रिवीजन में एनवायरमेंट डाल दिया। तो किस तरीके से कोई एक एक्टिविटी का शेड्यूलिंग आप कर रहे हो ताकि आपका जो टाइमली प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, इसको आप बोलते हो शेड्यूलिंग। अब इस शेड्यूलिंग के आपके पास कई सारे टूल हैं, जैसे आपका एक है पॉपुलरली नोन एज बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट आता,
फिर उसके बाद आपका आता माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट के बाद आपके पास आता है दैट इज लिंक्ड बार चार्ट, लिंक्ड बार चार्ट के बाद आपका आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS। और जब इन सभी जो चार्ट्स थे इनकी जो ड्रॉबैक्स थी उसको आपने एलिमिनेट करवाया था विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। और यहां से आपकी जो है नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है। अब नेटवर्क एनालिसिस में क्या कंपोनेंट है, जनरली आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक होती है आपकी एक्टिविटी और एक आपके होते हैं इवेंट। एक आपके होते हैं इवेंट और एक आपके होते हैं एक्टिविटी। अब कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटी है, सीरियल एक्टिविटी क्या है, पैरेलल एक्टिविटी क्या है, कौन कौन से टाइप के इवेंट होते हैं, हेड इवेंट क्या है, टेल इवेंट क्या है, ड्यूल रोल इवेंट क्या है, डमी आपकी क्या कहलाती है, डमी के रूल्स को कैसे एलिमिनेट करते हो, ठीक, किसी एक नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हो। आपने एक नाम सुना होगा फुलकर्सन रूल, तो फुलकर्सन रूल से आप किसी एक नेटवर्क को बनाते हो। स्किप नंबरिंग रूल, इससे आप नेटवर्क को मॉडिफाई करते हो। तो ये एंटायर चीज जो है ये आपकी किसके अंदर आएगी, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आएगी। जब आपका एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिर आप मूव करोगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है दैट इज द प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस, जब आपको इवेंट एक्टिविटी पता पड़ गई अब आप प्रोजेक्ट को बनाओगे, उसके अंदर आप हर एक इवेंट के टाइम निकालोगे, लेटेस्ट अलाउबल टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, इनके बीच का डिफरेंस, इसको आप स्लैक बोलते हो, स्लैक की कैलकुलेशन, स्लैक की कैलकुलेशन के बाद क्रिटिकल पाथ निकालोगे उस प्रोजेक्ट का, तो फिर आपका ये किसके अंदर चलेगा, पूरी की पूरी नेटवर्क एनालिसिस के अंदर चलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा का पूरा डिस्कशन आपका चलेगा किसके बारे में, पर्ट एनालिसिस के बारे में, दैट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है ये जनरली आप रिपीटेटिव टाइप के प्रोजेक्ट में यूज करते हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए आप यूज करते हो किसका, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच या आपके पर्ट एनालिसिस का। क्योंकि आपको टाइम नहीं पता, अगर आपको टाइम नहीं पता तो आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, इसलिए ये कहानी चलती है किसके अंदर, आपकी पर्ट एनालिसिस के अंदर। वहीं पे आपके पास जो रिपीटेटिव टाइप के प्रोजेक्ट है जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जनरली किसका यूज करते हो, क्रिटिकल पाथ मेथड का। अब इसमें भी क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं तो यहां पे आप हर एक्टिविटी का, पर्ट में आपने इवेंट के ऊपर काम किया, अब इसमें हर एक एक्टिविटी का आप क्या करोगे, उसका आप लेटेस्ट जो कोई एक एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कितने जल्दी हो सकती, कितने जल्दी वो फिनिश हो सकती, कितने लेट स्टार्ट हो सकती, कितने लेट फिनिश हो सकती। कहने का मतलब लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ एक्टिविटी, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। तो ये सारे टाइम की कैलकुलेशन चलेंगी। फिर आप निकालोगे इसके अंदर क्या, फ्लोट को निकालोगे। पर्ट के अंदर आपका स्लैग निकलता है और सीपीएम के अंदर आपका क्या निकलता है, फ्लोट निकलता। और जब फ्लोट आपका 0 आता वो आपका क्या कहलाता, क्रिटिकल पाथ होता। तो वहां से आपको एक बार क्या मिल गया, क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा। अब जब इन दोनों को आपने निकाल लिया अब आप करोगे किसका, इन दोनों का एप्लीकेशन आता है आपकी क्रैशिंग के अंदर। कहने का मतलब अब आप क्या करोगे, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करोगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसकी मिनिमम कॉस्ट और करस्पॉन्डिंग उसके मिनिमम टाइम कितना निकल के आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे अगर अपन, तो आपने देखा होगा इसके अंदर कि अगर इसके बारे में मैं बात करूं आपसे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसके बारे में, तो आपने हमेशा एक कर्व देखा होगा, आपने जो है एक कर्व देखा होगा इस तरीके से, एक एक्सिस पे इस पे मार्क्ड होती है आपकी टाइम और दूसरे एक्सिस पे इस पे मार्क्ड होता है मिनिमम कॉस्ट। तो एक जगह आपका टाइम है, एक जगह आपका कॉस्ट है। तो आपने इस टाइप का कर्व देखा होगा, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम कॉस्ट एनालिसिस कर्व। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम कॉस्ट एनालिसिस कर्व। मतलब आपको ये टाइम निकालना है जिसको आप बोलते हो ऑप्टिमम या मिनिमम टाइम, और इस ऑप्टिमम या मिनिमम टाइम के करस्पॉन्डिंग जो आपको कॉस्ट मिल रही है दैट इज द मिनिमम कॉस्ट। कहने का मतलब अगर आप इस टाइम से पीछे आओगे तब भी आप जरा चेक करो आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या है, ज्यादा है। टाइम जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा आपकी कॉस्ट क्या है, बढ़ते जा रही।
सिमिलरली अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तब भी आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि अब इधर पे आपके जो फैक्टर्स हैं इस कॉस्ट के वेरिएशन के लिए, ये आपके अलग अलग फैक्टर है। यहां पे अगर आप टाइम रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होती है, और जब आप यहां पे देखोगे तो आपकी अब इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब इस ऑप्टिमम टाइम के दोनों तरफ अगर आपने टाइम यूज किया तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारा डिस्कशन आपका चलता है किसके अंदर, आपकी बेसिक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, पॉपुलरली नोन एज दी क्रैशिंग। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिसोर्स स्मूथनिंग। अब रिसोर्स स्मूथनिंग में क्या करते हो, आप रिसोर्सेस को, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आप उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूज करोगे सो दैट आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज से, इसको एक डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं समझाऊं, सो मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई एक प्रोजेक्ट है। लेट अस सपोज से दिस इज दी प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दिखा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ बार चार्ट्स। तो लेट अस सपोज से इसका कलर कोडिंग चेंज कर लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। तो एक एक्सिस पे मैंने आपको मार्क करके दी है, ऑन एक्स एक्सिस लेट अस सपोज से दिस इज द टाइम, और यहां पे एक्टिविटी का नंबर, तो इसको आप एक्टिविटी नंबर लिखो। तो एक एक्सिस पे मैंने मार्क की है उसकी एक्टिविटी, और यहां पे मैंने मार्क की है उसको रिक्वायरमेंट है कितने नंबर ऑफ रिसोर्स की। ठीक, अब जरा चेक करो इधर, लेट अस सपोज से एक एक्टिविटी आपकी ये है, लेट अस सपोज से एक एक्टिविटी को आपको इतना रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेट अस सपोज से कोई दूसरी एक्टिविटी है उसको इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मान लो एक एक्टिविटी है उसके लिए इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और एक एक्टिविटी ये है। अब जरा चेक करो इसकी पीक्स क्या है। इस हिस्टोग्राम की पीक्स बहुत ज्यादा वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है कि कई एक्टिविटी को आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, कई एक्टिविटी को आप बहुत ही कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अब आप ऐसा करोगे कि आपकी जो रिसोर्स है वो आपकी क्या हो जाए, मोर और लेस आपकी स्मूथन हो जाए। मतलब लेट अस सपोज से आपको इन पीक्स को क्या करना है, इन पीक्स को बैलेंस करना है। कहने का मतलब यह है कि जिनमें आपके ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, इनमें आपके ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, इनमें आपके ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, आप इनको इस तरीके से बैलेंस करो कि जो आपके एम्प्टी पोर्शन है ये आपके फेल हो जाए, और जो आपके एक्सेस पोर्शन है वो आपके पीक्स को रिड्यूस कर दे। इसका मतलब होता है आपका रिसोर्स लेवलिंग और स्मूथनिंग। सो ये मैंने एक आपको एग्जांपल बताया कि रिसोर्स स्मूथनिंग या रिसोर्स लेवलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज अपन देखेंगे अपने इस वाले टॉपिक के अंदर कि स्मूथनिंग के अंदर एक होती है आपकी रिसोर्स लेवलिंग और एक आपकी होती है स्मूथनिंग। कैसे करते हैं वो देखेंगे आप। फिर एक आपका होता है दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, दैट इज द एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। एक्टिविटी अभी तक आप जो देख रहे थे वो आपकी नोड पे चल रही थी। फिर एक आप देखते हो एक्टिविटी ऑन एरो पे, एरो के ऊपर आपकी एक्टिविटी रहेगी, उसको आप जनरली बोलते हो दैट इज द एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। दिस इज नॉट द नोड बट इट इज द एक्टिविटी ऑन एरो, AOA diagram. By mistakenly I will written that is the AON, but it is activity on arrow, that is AOA diagram. इसको आप कई बार बोलते हो प्रेसिडेंस डायग्राम। तो अब यहां पे आपकी डमी का रिमूवल होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बढ़ जाती है। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंजीनियरिंग इकोनॉमी। अब इसमें आपके कई सारे डिप्रिसिएशन आते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर इसके बाद आपके जो कई सारे हैं क्वांटिटी सर्वे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, 5-6 मेथड्स होते हैं आपके डेप्रिसिएशन के। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड आपका मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो ये सारे डेप्रिसिएशन इसमें डिस्कस होंगे। इसके अलावा और क्या डिस्कशन करेंगे, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट पेमेंट सीरीज, सिंगल पेमेंट सीरीज, इंटरेस्ट कितना लग सकता है किसी भी चीज के ऊपर, आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है अगर आप बैंक में उसको पैसा डाल के रखो, कितना ब्याज मिलेगा। तो इंजीनियरिंग के अंदर जो इकोनॉमी यूज होती है ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा रहेगा किसके अंदर, इंजीनियरिंग इकोनॉमी के अंदर। और लास्ट में आपके पास बनते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आपके सॉइल मैकेनिक्स में कई बार आप जैसे रोलर हो गया, कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट हो गए, बीएमसी में आप कंक्रीटिंग इक्विपमेंट पढ़ते हो। इसी तरीके से आपके और भी जो अदर सब्जेक्ट है उसमें बाकी के जो आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो आपके कवर हो जाते हैं।
यहां पे इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की आप क्या निकालते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हो। कि कहने का मतलब एक जेसीबी है, मान लो वो 2000 रुपए पर आवर ले रही है, तो ये कैसे निकाला आपने, तो वो सारा डिस्कशन आपका चलता है किसके अंदर, इस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर। आई होप ये पूरा का पूरा एंटायर जो भी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है सिलेबस, ये आपको समझ में आया होगा। सो अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि जो भी आपके पास सेशंस आएंगे उनको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। कल से मैं इसको कंप्लीट टॉपिक्स 1 बाय 1 इसी ऑर्डर में लेके आऊंगा और आप लोगों के सामने ये सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा विद क्वेश्चन, जो कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या रहेंगे, यूजफुल रहेंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे इंजीनियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ बूस्टअप मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली हमारे ऑफलाइन बैचेस में आइए। आप हमारे देहरादून जो हेड सेंटर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपके लिए कांटेक्ट नंबर की लाइन चल रही है, उसमें से आप कांटेक्ट निकाल लीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो मिलते हैं कल से। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।